सो हाय एवरीवन, दिस इज मी ऋत्विक। कैसे हो आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड, एवरीवन इज सेफ एंड साउंड। तो आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली उन एस्पिरेंट्स के लिए होने वाला है जिन्हें लगता है कि यार उनका प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे नहीं है, उनकी प्रिपरेशन में किसी भी कारण की वजह से अप्स एंड डाउन्स आते रहे एंड उनका जो जेई का अटेम्प्ट रहा, जो भी उन्होंने जेई मेन का दिया, उसमें भी बहुत ज्यादा अच्छा परसेंटाइल नहीं आ पाया जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो किस तरह से जितना भी अभी टाइम बचा है बिटसैट के लिए फोकस किया जाए ताकि बिटसैट में एक डिसेंट स्कोर आ जाए, एटलीस्ट 300 प्लस का तो स्कोर आ ही जाए। तो इस पर बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात करूं तो जो बिटसैट का एग्जाम है अपना जुलाई से अगस्त के बीच में होने वाला है। तो 1 या 2 महीने जितना भी अब अपने पास टाइम बचा है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारा एटलीस्ट 300 प्लस का स्कोर आ जाए। तो इस पर बात करते हैं। तो 300 प्लस का स्कोर लाना टू बी ऑनेस्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एंड होता क्या है कि हमारा एक एग्जाम या 2 एग्जाम हमारे खराब हो जाते हैं तो उसके बाद हम सोचने लगते हैं कि यार हमारी तो प्रिपरेशन ही अच्छी नहीं है, हमें ड्रॉप ले लेना चाहिए, या हमारा 11th वेस्ट हो गया था इस वजह से स्कोर कम आया। तो ये जितने भी थॉट्स हैं इनको निकाल दीजिए। अभी हमारे पास जितना टाइम बचा है हम उसमें कंसिस्टेंटली एफर्ट्स लगाएंगे, मेहनत करेंगे एंड एक अच्छा स्कोर एटलीस्ट 300 प्लस का ले आएंगे ताकि बिटसैट में हमें एक डिसेंट ब्रांच मिल जाए। ठीक है, तो अपने आप को अंडरएस्टिमेट करना बंद कर दो। जितना किया है उतना अच्छे से करके आएंगे। बाकी जो नहीं किया उसके बारे में तो क्या ही सोचना है। तो जितना किया उसमें अपना बेस्ट देके आना है, जितना मैक्सिमम स्कोर ला सकते हैं वो करने की कोशिश करनी है। तो पहला पॉइंट था कि अपने आपको अंडरएस्टिमेट मत। अब अपन बात करते हैं कि यार सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड प्रिपरेशन करने से क्या बिटसैट में 300 प्लस ला सकते हैं? तो मेरे ओपिनियन में दैट इज अ बिग नो। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड देखो, मतलब बिटसैट का एग्जाम जेईई मेन के कंपैरिजन में ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड होता है। वी ऑल नो दैट एंड दैट इज द ट्रुथ। ऐसा ही होता है पास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग। बट सिर्फ फॉर्मूला पढ़ने से, कि अगर मैं आपको कहूं कि यार पैराबोला के सारे फॉर्मूले करके चले जाओ, पढ़ो मत, पैराबोला के सारे फॉर्मूले याद करके आप चले गए, एग्जाम में अगर आपको दे दिया सवाल तो शायद ही आप सवाल बना पाओ, क्योंकि फॉर्मूला की आपने अगर डिसेंट सी प्रैक्टिस नहीं की है, उसकी एप्लीकेशन नहीं आती है, तो शायद फॉर्मूला उतना यूजफुल नहीं होगा। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए। सिर्फ फॉर्मूला भी आपको नहीं हेल्प करेगा। हाँ, केमिस्ट्री के केस में, इनऑर्गेनिक के केस में शायद हेल्प कर जाए कि सिर्फ आपने पढ़ा हुआ है वो कॉन्सेप्ट आ गया भाई, तो उसमें तो करना ही वही होता है, तो वो अलग चीज है। बट फिजिक्स और मैथ्स में जिसमें लॉजिक लग रहा है या सिर्फ फॉर्मूला से उतनी हेल्प नहीं होगी। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे जेईई हो, चाहे बिटसैट हो, तो डिसेंट लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऑल्सो एक और बात आप लोगों से करनी थी एंड कि आप लोगों ने 1 या 2 साल जितना भी प्रिपरेशन किया है, एफर्ट्स लगाए हैं, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। एंड कंसिस्टेंटली अब जितना भी अपने पास टाइम है, 1 या 2 महीने जितना भी बचा है, 8 to 10 आवर्स अपनी सेल्फ स्टडी को दो एंड पूरा सिस्टमैटिक तरह से अप्रोच करो एंड चीजें होंगी एंड आपका एक अच्छा स्कोर आ जाएगा। 1 या 2 एग्जाम खराब होने से ऐसा नहीं होता है कि आप सारे एग्जाम खराब होंगे एंड अगर आपने मेहनत की है तो आपको उसका फल मिलेगा। सो उसकी आपको नहीं चिंता करनी है प्रिपरेशन के दौरान। जस्ट कंसिस्टेंटली एफर्ट डालते जाओ, आपको रिजल्ट अपने आप दिखेगा एंड आपको जब आप मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करोगे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। एंड जब भी आप टाइम टेबल बनाओ तो कोशिश करो कि जितना आपने टाइम टेबल बनाया है उसे अचीव करने की। हो सकता है कि पहले दिन जब आप टाइम टेबल बनाओ कि यार मैंने इतना चैप्टर्स आज के दिन में निपटाऊंगा, आप नहीं कर पाओ, 50% ही टाइम टेबल का कर पाओ, क्योंकि कुछ दिन हमारा लगता है कि यार बहुत ज्यादा हम कर लेते हैं अचीव, कुछ दिन में होता है कि यार हमारा ज्यादा टाइम ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि अगर आज मैं 50% अचीव कर पा रहा हूं अपने टाइम टेबल का, तो नेक्स्ट डे मैं इसे इंप्रूव कर रहा हूं कि जितना मैंने टाइम टेबल सोचा था कि यार मैंने आज के दिन में करना है उससे ज्यादा ही करूंगा अगले दिन। तो और रात को सोने से पहले सोच के बैठना है कि यार मेरे को कल क्या करना है। तो इस तरह से सिस्टमैटिक तरह से चलोगे, 300 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। सर मैंने आपको कहा था कि यार मॉक टेस्ट दो, तो गिव योरसेल्फ अ रियलिटी चेक। और मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो स्कोर कितना भी आ रहा है, बहुत ही अच्छा स्कोर आ रहा है, 200 आ रहा है, 250 आ रहा है या 350 आ रहा है, तो 350 आ रहा है तो अपने आपको ओवर कॉन्फिडेंट फील नहीं करना है। और बहुत कम स्कोर आ रहा है तो ऐसा नहीं सोचना है कि यार हमें ड्रॉप ले लेना चाहिए या हमारा बहुत कम स्कोर आ रहा है तो अब कैसे करेंगे, प्रिपरेशन ही अच्छी नहीं है। तो ये सब नहीं सोचना है। आप बस इतना देख लो कि आपके जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं, आपके वीक टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं, एंड जिनमें आपको सवाल आता था शायद आपका सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो गया। तो अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो ये 3 पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, स्टूडेंट्स जनरली ऐसा सोचते हैं कि यार वीक टॉपिक्स पे अपन को फोकस करना है, उनको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो कुछ टाइम बाद जब आपका रिवीजन नहीं होगा तो आपसे फिर उसका भी सवाल नहीं बनेगा। तो जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है ताकि उससे सवाल आए तो अपन गलत नहीं करेंगे। और जो 300 प्लस लाने के लिए एटलीस्ट इतना तो इंश्योर करो कि यार ये तो मेरे सही है, यहां से तो मैं नंबर लाऊंगा ही लाऊंगा। जो वीक पोर्शन वाले टॉपिक्स हैं, जो आपको लगता है कि यार मेरे अच्छे स्ट्रॉन्ग नहीं है, अभी टाइम है, करेंगे उन पे अपन मेहनत। ऑल्सो इसके अलावा एक और सेक्शन ऑफ टॉपिक्स है जो शायद डायरेक्ट सवाल आता है और बहुत ज्यादा करने में भी डिफिकल्ट नहीं है, जैसे अपना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया,
अपना सरफेस केमिस्ट्री हो गया, या फिर मैं एसी की बात करूं फिजिक्स के अंदर, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो थोड़े इजियर साइड पे रहते हैं एंड इनमें ज्यादा एफर्ट डालना नहीं पड़ता है, और हमें +3 इसके लिए भी मिल रहा है और +3 हमें रोटेशन के उस सवाल के लिए भी मिल रहा है जिसपे शायद हमसे नहीं बन पा रहा है। तो उतनी चिंता नहीं करनी है, हम अपना स्कोर इन चैप्टर्स से ले आएंगे। और जनरली जो एस्पिरेंट्स होते हैं जो शायद जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एडवांस के लिए फोकस कर रहे हैं, तो शायद इन पे उतना वो नहीं देते हैं और वो ज्यादा उन चैप्टर्स पे फोकस करते हैं। तो बिटसैट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन टॉपिक्स को तो हमें नहीं छोड़ना है, यहां से तो हमारे शॉर्ट नंबर आ रहे हैं, और जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज करना है टाइम टू टाइम। एंड दिन में आप डिवाइड कर लो कि यार इस दिन मैं नया टॉपिक पढ़ूंगा, जिन उसकी प्रैक्टिस करूंगा, और रात को आपको एक टाइम फिक्स कर लो कि यार मेरे को यहाँ पे रिवीजन करना है जो भी मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनका। तो इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो 300+ का स्कोर अच्छे से इजीली आ सकता है। ऑल्सो मैंने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है स्पेसिफिक चैप्टर वाइज कि कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, तीनों सब्जेक्ट्स में कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के बाद उन तीनों वीडियो को आप रेफर कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड आपको पूरा चैप्टर वाइज मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर्स पे आपको पहले ज्यादा फोकस करना है। पहले जो आपको लगता है कि यार मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको भी आपको साथ में चलाना है, आपको जो टॉपिक्स बताए जो इजीली आप कर सकते हो स्कोर जिनके अंदर, उनको भी करना है। एट द सेम टाइम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें अपन पहले फोकस करेंगे, उन पर थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि एक डिसेंट स्कोर अपन बिटसैट के एग्जाम में ला सके। ऑल्सो मैं बात करूं यार केमिस्ट्री में, मैंने आपको बोला था कि यार एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी भी अगर आप कर लोगे केमिस्ट्री में 30 से 35 क्वेश्चंस आप इजीली क्रैक कर सकते हो। बाकी कुछ थोड़े हाई ऑर्डर रीजनिंग के होंगे सवाल या मिक्स कंसेप्ट के क्वेश्चंस होंगे, तो वो डिपेंड करता है, बट 30 to 35 क्वेश्चंस आप आसानी से क्रैक कर सकते हो आउट ऑफ 40। तो 300 में से आपका 35 क्वेश्चंस या 30 क्वेश्चंस भी आप क्रैक करते हो तो 90 से 100 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं जा रहे हैं केमिस्ट्री में। उसके अलावा स्टूडेंट्स का जनरली ये रहता है कि यार लॉजिकल रीजनिंग कहां से करें, इंग्लिश कहां से करें। ऑलरेडी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है, तो आप अरिहंत बिटसैट गाइड को रेफर कर सकते हो लॉजिकल रीजनिंग के लिए। और इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो अगर आपकी अच्छी है तो यू वुड हैव एन एडेड एडवांटेज एग्जाम में, बट अगर अच्छी नहीं भी है तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, बट बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मतलब इसमें आपको गारंटी नहीं मिलेगी कि आपके एग्जाम में सवाल बन जाएगा। एंड लॉजिकल रीजनिंग तो थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपका हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 10 क्वेश्चंस आते हैं बिटसैट के एग्जाम में, तो वो आसानी से हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। वो अरिहंत बिटसैट गाइड से आप कर लो, आपका हो जाएगा। बाकी जितना भी आप टाइम टेबल बनाओ उसको फॉलो करने की कोशिश करो, प्रिपेयर करते रहो, ज्यादा सोचो मत। ऑल्सो मैं शॉर्ट नोट्स की बात करूं तो शॉर्ट नोट्स अगर आपने अभी तक बनाए हुए हैं तो उन्हें अपडेट करते रहो। जो भी आप इस टाइम पे सवाल अटेम्प्ट करोगे, आपको लगता है कि यार ये सवाल मेरे से नहीं बना, इसको स्टार मार्क कर लिया, उसका सॉल्यूशन पढ़ा, उसके बाद उसको अपने शॉर्ट नोट्स में अपडेट कर लो कि यार इसमें ये कॉन्सेप्ट लगना था, ताकि बाद में आपको जब भी एग्जाम हो उससे एक हफ्ता पहले जब भी आप पूरा रिवीजन करोगे उसमें वो काम आए। शॉर्ट नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए ताकि जो एग्जाम का आपका एक वीक पहले आप सोच के देखो कि आपको पूरा सिलेबस अपना रिवाइज करना है, जो भी आपने लास्ट के 1 या 2 साल में किया है तो उसको आपको रिवाइज करना है। तो वो बहुत ज्यादा बल्कि नहीं होने चाहिए एंड 1 से 2 पेज में पूरा चैप्टर आपका आ जाना चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स आपको इस तरह से बनाने हैं। आई होप आप सबने बना लिए होंगे अभी तक, और अगर नहीं बनाए हैं तो चिंता नहीं करनी है, अभी अपने पास टाइम है। शॉर्ट नोट्स बनाओ और बहुत ज्यादा सजाने की कोशिश नहीं करनी है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। एंड बस इतना इंश्योर कर लो कि मेन पॉइंट सारे कवर हो जाए, ताकि एग्जाम से पहले हम उन्हें एक बार देख के चले जाएं, ताकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, रिवाइज अच्छे से हो जाए एग्जाम से पहले। सो दैट वाज इट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, चंगा फिर।